students, how are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the channel with the new chapter of class 6 science, chapter number 9, that is about characteristics of living creatures. So students, as we all know that in our environment there are the various kinds of living creatures existing. All right, and today in this session we are going to learn about their characteristics, about their features. All right, so now let's start and learn about it. See. So living things are the organisms that grow, move, breathe, respond to their surroundings and much more. These features help them to survive, thrive and interact with the world around them. And in simpler words, living beings have the ability to grow, reproduce, respond to stimuli and carry out the essential life processes like respiration and metabolism. What they saying students कि लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं, मूव कर सकते हैं, दे कुड ब्रीथ, ऑल्सो दे कुड रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग्स. अपने सराउंडिंग्स में जो चेंजेस आते हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं एंड मैनी मच मोर. सो ये सारे फीचर्स क्या है? इन्हीं फीचर्स की वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में सर्वाइव कर पाता है, सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर सकता है. सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि लिविंग थिंग्स के पास एबिलिटी होती है ग्रो करने की और रिस्पॉन्ड करने की टू द स्टिमुलाई और द चेंजेस बीइंग carried out in their surrounding, then to reproduce and also to carry out the essential life processes. यानी कि ऐसे life processes जो कि काफ़ी essential है जैसे कि respiration, metabolism. ठीक है, तो ये सारी abilities जिन organisms के अंदर होंगी they will be considered as a living being. Alright, अब living beings के अंदर students हम include करते हैं plants, animals, fungi, bacteria and humans को. ठीक है, लिविंग थिंग्स को कैरेक्टराइज किया जाता है बाय देयर एबिलिटी, यानी कि इनके पास एबिलिटी है कि ये अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेते हैं एंड कुछ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फंक्शंस को कैरी आउट कर पाते हैं लाइक रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट वी हैव व्हाट नॉन लिविंग थिंग्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स कौन से ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर एक लाइफ या एक लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं है. Alright, यानी कि they do not grow, reproduce or carry out the biological processes. For example, rocks, water and जितने भी man-made objects हैं like cars or buildings, every particular object is a non-living thing. ठीक है, so why non-living things are essential to life on earth? Non-living things क्या है? अर्थ पे लाइफ के लिए essential है, but still उनके अंदर एक living organism की qualities नहीं होती है. Alright, चलो. नाउ लिविंग थिंग्स वर्सेस नॉन लिविंग थिंग्स. अब हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स वर्सेस नॉन लिविंग थिंग्स की. ठीक है, सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज. लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है वो किस बिहाफ पे किया जाता है? उस सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे किया जाता है जो कि लाइफ को डिफाइन करते हैं. ठीक है, सो देर आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक लिविंग थिंग्स को डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स? सी, नंबर 1 इज मूवमेंट. ठीक है, पहला कैरेक्टर है मूवमेंट का, यानी कि लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं ऑन देयर ओन. ठीक है, जैसे कि प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट इज ऑल्सो लिविंग बीइंग. प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन उनके कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनमें मूवमेंट देखने को मिलता है लाइक द फ्लावर्स ओपनिंग. ठीक है, रूट्स का मूव करना, ग्रो करना टूवर्ड्स द डीप अंडर द ग्राउंड, राइट. स्टेम पार्ट जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है. सो ये सारे मूवमेंट्स है जो प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं एज दे आर ऑल्सो अ लिविंग बीइंग ओनली. बट नॉन लिविंग थिंग्स ओनली मूव व्हेन पुश्ड अपवर्ड. नॉन लिविंग थिंग तभी मूव करेंगे जब आप उसे पुश या पुल करेंगे. ऑलराइट, सेकेंड कैरेक्टर वी हैव ग्रोथ, यानी कि लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. Third, we have breathing, यानी कि living things can breathe, but non-living things cannot breathe. Next, we have what? Response to stimuli. ठीक है, so actual में living things जो है students वो क्या कर सकते हैं? Environment में आने वाले changes के लिए react करते हैं, respond करते हैं. For example, plants bending towards light. Alright, but non-living objects जो हैं they do not respond to stimuli independently. नेक्स्ट वी हैव रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि लिविंग थिंग्स अपने बेबीज़ को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ऑलराइट, सी,
सो लिविंग थिंग्स में इंक्लूड किया जाता है प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स को, वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स में इंक्लूड करेंगे आप एबायोटिक एलिमेंट्स लाइक रॉक्स, वाटर एंड एयर, एज वेल एज जितने भी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स है लाइक कंप्यूटर्स, बिल्डिंग्स एंड ऑल, ये सब भी नॉन लिविंग थिंग्स में ही इंक्लूड किए जाते हैं. Now let us discuss the above characteristics of living things one by one. So first of all we have movement. As I told you, movement किसका? Living thing का characteristic है. All right. Now vehicles, if we talk about vehicles move, but can we classify them as living things? देखिए, see students, vehicles can also move. लेकिन क्या हम vehicles को living thing में classify कर सकते हैं? No. Why? See. Which characteristics help you in differentiating living things from non-living things? For instance, a vehicle does not grow. Does it mean it is non-living thing? See, अगर आप बात करें वहीं पे सिंपली अगर हम कहें कि vehicles क्योंकि मूव कर सकते हैं तो वो लिविंग थिंग है, बट क्या vehicles ग्रो कर सकते हैं? नो, बट ग्रो करना इज द कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग बीइंग ओनली. सो अब यहाँ पे व्हीकल क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग हो गया, राइट? सो सी, डू यू थिंक दैट ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव? क्या लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, क्या वो सभी या सारी जो चीज़ें हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, जस्ट कीप इट अपार्ट, क्या सारी चीज़ें मूव कर सकती हैं खुद से? तो जो खुद से मूव कर सकती हैं, क्या हम उन्हें लिविंग कंसिडर कर सकते हैं? सो अनलाइक एनिमल्स की तरह अगर बात करें प्लांट्स की, तो स्टूडेंट प्लांट्स मूव नहीं करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एज आई टोल्ड यू. ठीक है, इवन दो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्योंकि एक प्लेस दूसरे प्लेस मूव नहीं कर सकते, बट स्टिल दे डू शो सर्टेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट. ठीक है, वाइल ग्रोइंग, जैसे कि ग्रो करने के दौरान जो शूट्स होती हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, वो मूवमेंट शो करती हैं टुवर्ड्स सनलाइट, वेराज जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रो करेंगी, दैट इज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. देन ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ये भी एग्जाम्पल है प्लांट्स में मूवमेंट का. येट अनदर एग्जाम्पल जो है प्लांट्स में मूवमेंट का, वो देखा जाता है मिमोसा और टच मी नॉट प्लांट में. ठीक है, एक्चुअल में मिमोसा और टच मी नॉट प्लांट की जो लीव्स होती है स्टूडेंट्स, व्हेन यू टच देम, ठीक है, तो वो उसमें क्या, वो जो टच आप उन लीव्स को कर रहे हैं वो उस प्लांट के लिए एक एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरह काम करता है. ऑलराइट, एंड देन वो क्या होती है, जैसे आप उसे टच करोगे वो सारी लीव्स क्लोज हो जाएंगी इनवर्ड्स. So this is a kind of movement or the response which that plant has shown to you. Then climbers भी जो हैं खुद को क्या करते हैं, अराउंड एनी ऑब्जेक्ट जो उनके क्लोज में रखा होगा उसके अराउंड खुद को विन कर लेते हैं. सो देयर इज अ क्लास ऑफ प्लांट. देन एक और क्लास ऑफ प्लांट है जिसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्रोजेरा जिसको फीचर किया गया है एक सॉसर शेप लीव्स के थ्रू, यानी कि इनमें सॉसर शेप लीव्स होती हैं, काफ़ी सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं अनइक्वल लेंथ के विद स्टिकी एंड्स. सो जैसे ही कि कोई एक इंसेक्ट इस सॉसर के अंदर बैठता है, जो हेयर है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं एंड उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं विद द स्टिकी एंड्स. ऑलराइट, सो दस इवन दो plants do not move from one place to another, they do show some movement. भले ही plants एक place से दूसरे place में move नहीं करते हैं, but still they do show certain kinds of movement which is enough to be for being classified the plants as a plant, as a living being. All right? A seed germinates. ऐसे ही एक seed जो है students, वो क्या, जैसे जब आप उसे sow करते हैं वो कुछ दिनों बाद germinate हो जाती है. Right? So ये जो process है एक seed का starting to grow, that is called germination process. और उसके बाद वो sapling में grow करेगी, then एक small plant में, and then finally into an adult plant. Similarly जो animals की babies होते हैं वो भी adult animals में grow करते हैं. So इसीलिए we may consider कि growth भी क्या है, characteristic feature है living thing का. ठीक है, living beings need food. We all know living things को food यानी कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. एवरी पर्टिकुलर लिविंग बीइंग नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड ब्रीदिंग, अ प्रोसेस विदाउट विच वी कैन नॉट लिव. एक ऐसा प्रोसेस जिसके बिना एक लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग प्रोसेस. ठीक है, सो ब्रीदिंग में क्या किया जाता है, हम एयर में से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं. सी एक्चुअल में स्टूडेंट ब्रीदिंग एक बड़े प्रोसेस का पार्ट है विच इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. सो वी कैन से कि ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पायर. ठीक है, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम द एयर सो दैट दे कुड कैरी आउट देयर फूड मेकिंग प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. ऑलराइट, दैट मीन्स रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है. प्लांट्स की लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. यूजुअली
दे आर अंडर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। एंड ये स्टोमेटा क्या है, ये टिनी पोर्स हैं जिसके थ्रू एक प्लांट गैशियस एक्सचेंज कर पाता है थ्रू द लीव्स। प्लांट्स जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेंगे डे टाइम में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड देन ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स। के बाद ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करी जाती है प्लांट्स के थ्रू एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सम ऑफ दिस ऑक्सीजन, अब इसमें से कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज कर लेते हैं, एंड देन दे रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर surface of the leaves. Now next is what during night. अब नाइट टाइम पे या फिर सनलाइट की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डज नॉट कैरी आउट, बीइंग कैरी आउट, राइट। सो उस टाइम पे प्लांट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एयर में से टू कैरी आउट रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि हम समर्स में व्हाट वी डू, वी परस्पायर ड्यूरिंग समर, दैट इज व्हेन जब स्वेट इज गिवन आउट और एक्सक्रीटेड फ्रॉम अवर बॉडी, राइट। तो स्वेट के अंदर स्टूडेंट वाटर अनसॉल्ट प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी से रिमूव होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक। एंड इस वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल को फ्रॉम द बॉडी वी कॉल एक्सक्रीशन प्रोसेस। इफ वी टॉक अबाउट यूरिन, तो यूरिन भी एक प्रोडक्ट है एक्सक्रीशन का ही इन द एनिमल्स। ऑल लिविंग बींग्स एक्सक्रीट, सभी लिविंग बींग्स एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, मिनरल्स को एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। Now, next feature is what? Response to stimuli. All right. See, what happens when something pinches you suddenly? अगर आपको कोई person suddenly pinch करता है, what happens? You will wince, right? So ये एक reaction है, ये एक response है जो आपने उस act और उस pinching stimulus के towards दिया, ठीक है। तो ऐसे reflex actions और reactions को जो हम एक action के लिए देते हैं, that is called responses to an external stimulus. सो एनीथिंग और एनी इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट जो जिसके थ्रू एक लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड करता है, जिसके टूवर्ड्स, उसे कहा जाता है स्टिमुलस। एंड सभी लिविंग बीइंग्स स्टिमुलाई के टूवर्ड्स रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलाई इज अ प्लूरल नाउन ऑफ स्टिमुलस। सो एज डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि जैसे जो मिमोसा या टच मी नॉट प्लांट की लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, इनवर्ट्स क्लोज हो जाती हैं व्हेन दे आर टच्ड और व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, राइट। देन मेनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं आफ्टर सनसेट, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि वो सनलाइट के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के टूवर्ड्स अपना रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। देन बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो डे टाइम में ब्लूम करते हैं जबकि इवनिंग टाइम पे दे क्लोज आफ्टर सनसेट। सो सनफ्लावर, इफ यू टॉक अबाउट सनफ्लावर, तो सनफ्लावर हमेशा सन के टूवर्ड्स फेस करता है बाय टर्निंग इटसेल्फ टूवर्ड्स द सन। सो दिस इज ऑल द काइंड ऑफ व्हाट responses which are shown by the plants towards any kind of stimuli. Next feature we have is reproduction. So all living beings reproduce. As we all know कि सभी living beings क्या करते हैं, reproduce करते हैं। reproduction क्या है? reproduction एक process और है जिसके through एक living being अपने जैसे new individuals को produce करता है, अपने babies produce करता है। that is known as reproduction process. and reproduction process केवल और केवल एक living being में ही carry out होता है, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टूडेंट्स लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए ज़रूरी है ऑन द अर्थ, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस सीड्स, जो कि वो सीड्स के थ्रू ही आप न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स या तो एग्स प्रोड्यूस करते हैं या डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं विच आर ऑफ देयर ओन काइंड, ऑलराइट। चल then they have given that consider a dry seed. अगर हमें ड्राई सीड को कंसिडर करें तो ड्राइड सीड कभी भी ना तो रिस्पायर करती है एंड ना ही खुद से कोई भी मूवमेंट शो करेगी, बट स्टिल इट विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट। उसके थ्रू आप एक न्यू प्लांट जरूर जर्मिनेट कर सकते हैं इफ यू सो इट इनटू द सॉइल, ऑलराइट। सी, let us learn more about the germination of seeds. So they have given you some essential conditions. एक seed के germination के लिए क्या क्या essential conditions है students? See, what we have to do, हमें 4 identical pots लेने हैं, उसमें garden soil fill करेंगे, label करेंगे A, B, C and D. आपको 3 to 4 chickpeas जो होती हैं, यानी कि ग्राम और चना seeds you could take, ठीक है। तो वो chickpea आपको sow करनी है in each pot, 3 to 4 seeds. पॉट ए को आप डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस करेंगे, लेकिन इस पॉट में हमें पानी नहीं देना है।
देन पॉट बी को हमें, उसे भी हम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, लेकिन इस पॉट को हमें पानी देते रहना है सो दैट वाटर हमेशा प्रेजेंट रहे अबव द सॉइल, एंड वाटर को हम ऐड करते रहेंगे एक रेगुलर बेसिस पे, जैसे ही आप देखोगे कि वाटर उस पॉट में रिड्यूस हो रहा है इन द पॉट बी। पॉट सी को हमें डार्क प्लेस में रखना है जो कि डायरेक्ट सनलाइट के लिए एक्सपोज नहीं है, एंड जो इस पॉट में सॉइल है उसे भी हमेशा मॉइस्ट रखना है बाय रेगुलरली वाटरिंग द प्लांट मॉडरेटली। एंड पॉट डी को भी हमें सनलाइट में रखना है, एंड सॉइल जो है इस पॉट की भी उसे हमें स्लाइटली मॉइस्ट ही रखना है, एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करके ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो यू कुड सी इन द पिक्चर्स विच दे हैव गिवन यू, ठीक है। ये पॉट ए है जो हमने डायरेक्ट सनलाइट में रखा है विद नो वाटर, पॉट बी को भी हमने डायरेक्ट सनलाइट में रखा विद एक्सेस वाटर, पॉट सी को हमने मॉइस्ट सॉइल में रखा है लेकिन डार्कनेस पे रखा है, एंड पॉट डी को हमने मॉइस्ट सॉइल में रखा है, ठीक है, एंड ऑल्सो इन द डायरेक्ट सनलाइट। ऑलराइट, चलो देन उसके बाद आपको रेगुलरली इन पॉट्स को ऑब्जर्व करना है फॉर 7 to 10 days टू चेक द स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ द seed. Alright, then you have to record your observations in the given table. So what are the conditions which are necessary for the germination of seed? क्या एयर की रिक्वायरमेंट थी जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए, या फिर एयर सभी प्लांट्स के लिए अवेलेबल थी इन ऑल द केसेस, ठीक है, और इफ इट वाज नॉट अवेलेबल सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इन सभी कंडीशंस का क्या रोल है इन द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। सो नंबर 1 वी हैव वाटर। सी स्टूडेंट्स, वाटर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। वाई? बिकॉज वाटर जो है सीड की जो सीड कोट होती है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इज नोन एज सीड कोट, तो वाटर जो है सीड कोट को सॉफ्ट करता है, एंड देन जो एम्ब्रियो है, छोटा सा एम्ब्रियो उस सीड के अंदर, वो डेवलप होता है इनटू अ प्लांट। सेकेंडली एयर इज ऑल्सो नीडेड, ठीक है, बाय द जर्मिनेशन, ठीक है, एयर भी जर्मिनेटिंग सीड के लिए ज़रूरी है सो दैट एयर के थ्रू वो सीड रेस्पिरेशन प्रोसेस को कैरी आउट कर पाएगी, ठीक है। इसीलिए उसके बाद आपको सबसे पहले कुछ ग्रीन लीव्स डेवलप होती हुई दिखेंगी सीडलिंग में, एंड देन उसके बाद एयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी रिक्वायर्ड है एज वेल फर्दर। थर्ड इज व्हाट? सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल एक मीडियम है जर्मिनेटिंग सीड की ग्रोथ के लिए, एंड इट प्रोवाइड्स वाटर एंड एयर टू द सीड। देन वी हैव सनलाइट। सो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट का प्रेजेंट होना सीड के जर्मिनेशन के लिए एसेंशियल नहीं है, बट आफ्टर जर्मिनेशन के बाद सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है सीडलिंग की फर्दर ग्रोथ के लिए। ऑलराइट, सो जस्ट लाइक अस, यानी कि हमारी ही तरह प्लांट्स को फेवरेबल कंडीशंस एंड न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ऑलराइट, चलो नाउ ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। सो नाउ फॉर ऑब्जर्विंग द मूवमेंट इन प्लांट्स, सी वी हैव एन एक्टिविटी फॉर दैट। आपको क्या लेना है? 2 सिमिलर सैपलिंग्स देनी है किसी भी प्लांट की जो आपने 2 पॉट्स में ग्रो करे हैं, एंड देन पॉट्स को आपको एक रूम में रखना है जहाँ पे सनलाइट केवल एक विंडो के थ्रू एंटर कर रही है, लाइक दिस यू कैन सी। ऑलराइट, एक पॉट को आप राइट हैंड साइड रखेंगे विंडो के, एंड सेकेंड पॉट को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द विंडो। देन इन प्लांट्स को आपको वाटर भी प्रोवाइड करना है इन मॉडरेशन ईच डे। फिर प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर 8 to 10 days, ठीक है। यू शैल ऑब्जर्व कि दोनों ही प्लांट्स जो हैं विंडो के टुवर्ड्स ग्रो कर रहे हैं। दिस मीन्स द प्लांट्स हैव ग्रोन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ सनलाइट विच इज द विंडो इन दिस केस। प्लांट्स जो है सोर्स ऑफ सनलाइट के टुवर्ड्स ग्रो कर रहे हैं, एंड इस केस में वो सोर्स ऑफ सनलाइट कहाँ से मिल रहा था प्लांट्स को? टुवर्ड्स द विंडो साइड। ऑलराइट, चलो सो ऑब्जर्व अ सैपलिंग कमिंग आउट ऑफ अ सीड। अब आप जर्मिनेशन के बाद अगर एक सीड के थ्रू सैपलिंग जो बाहर आती है उसको ऑब्जर्व करें तो यू विल नोटिस कि जो शूट है या जो डेलिकेट स्टेम है जिसमें सबसे पहली लीव्स प्रेजेंट है, वो कहाँ? टूवर्ड्स द सनलाइट, यानी कि ऊपर की तरफ ग्रो करती है, वेयर एज जो रूट्स है वो हमेशा डाउनवर्ड्स ग्रो करेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। अब बात करते हैं एक प्लांट की लाइफ साइकिल की। सीड ग्रोज, एक सीड पहले यंग प्लांट में ग्रो करती है, एंड देन मैच्योर होकर इसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं। सो फ्रूट्स के अंदर उसके बाद स्टूडेंट सीड्स प्रेजेंट होती हैं जिससे आप सिमिलर प्लांट्स की न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये जो पूरा प्रोसेस है सीड टू अ प्लांट एंड देन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीड, दैट इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। ठीक है, आफ्टर सम टाइम प्लांट्स आपके ग्रो करना स्टॉप कर देते हैं, एक जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज हैं वो सारी धीरे धीरे एंड हो जाती हैं, एंड इवन आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ द
ऑल द नेसेसरी कंडीशन, यानी कि सारी नेसेसरी कंडीशंस अवेलेबल हैं, स्टिल उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जब सारी लाइफ एक्टिविटीज एक प्लांट के अंदर भी धीरे धीरे एंड हो जाती है, एंड स्लोली स्लोली फिर प्लांट ड्राई होगा, डिके हो जाएगा, एंड देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डेड प्लांट. नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट लाइफ साइकिल ऑफ अ एनिमल. ठीक है, सो एज वी नो देयर इज अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, इस अर्थ पर वेराइटी ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है. ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट्स ऑन वन साइड कैन नॉट बी कंपेयर टू द जाइंट एनिमल्स लाइक एलिफेंट, राइनोस और अ ब्लू व्हेल. ठीक है, छोटे छोटे एनिमल्स से लेके जाइंट एनिमल्स तक हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं. बट येट वी नोट कि सारे एनिमल्स ग्रो करते हैं, एक लाइफ जीते हैं, एंड देन फेस एंड ऑफ द लाइफ आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो नाउ लेट अस स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्यू एनिमल्स. अब हम कुछ एनिमल्स की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे. It would not be wrong if we call mosquitoes the most dreaded insect around the world, right? फीमेल मॉस्किटोज जो हैं वो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं जो कि सेवरल डिजीजेस भी ट्रांसमिट करते हैं लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो ओनली. ठीक है, सो मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर. मॉस्किटोज कहाँ ब्रीड करते हैं? स्टेगनेंट वाटर में, यानी कि जो रुका हुआ पानी होता है ना, कहीं इकट्ठा हो जाता है, उसमें ये ब्रीड करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि वो अपने एग्स जो हैं एक स्टेगनेंट वाटर में ही ले करते हैं. फिर ये एग्स हैच होते हैं, लार्वे इन वाटर के अंदर ही ग्रो करता है ना, एंड देन दे टिल दे एडल्टहुड, यानी कि अपने एडल्टहुड तक इन एग्स के थ्रू जो लार्वा बाहर आया है वो वाटर के अंदर, पानी के अंदर ही ग्रो करेगा. सो बेसिकली मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में देयर आर 4 स्टेजेस. ऑलराइट, दैट इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट मॉस्किटो. सो एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले फीमेल मॉस्किटो एग्स को ले करेंगे, लार्वे उन एग्स से बाहर आएगा व्हेन द एग्स हैच. आफ्टर दैट लार्वा ग्रो करता है, कन्वर्ट्स टू अ प्यूपा, एंड देन प्यूपा ग्रोज इनटू एन एडल्ट मॉस्किटो. ऑलराइट, द शेप ऑफ द एग, एग की जो शेप होती है स्टूडेंट, वो लार्वा से काफ़ी डिफरेंट होती है. ठीक है, लार्वा प्यूपा से काफ़ी डिफरेंट अपीयर होता है, एंड देन प्यूपा जो है धीरे धीरे एक एडल्ट मॉस्किटो की तरह दिखना शुरू होता है. एडल्ट मॉस्किटो जो कि प्यूपा से एमर्ज होता है, वो ब्रीफली वाटर सरफेस के ऊपर रेस्ट करता है एंड देन इट फ्लाइज अवे. सो एडल्ट मॉस्किटो जो है आपका फिर अराउंड 10 to 15 डेज तक सर्वाइव कर पाता है. सो ये जो डिफरेंट स्टेजेस है एक मॉस्किटो की लाइफ साइकिल की, दे हैव शोन इन दिस गिवन फिगर. स्टेज 1 में आपके सबसे पहले यू कुड सी ये एग स्टेज पे है, फिर लार्वा बाहर आता है, फिर धीरे धीरे प्यूपा में कन्वर्ट होगा, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू एडल्ट मॉस्किटो. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ. सी सिल्क मॉथ के अंदर भी स्टूडेंट्स कितनी 4 लाइफ स्टेजेस होती हैं, दैट इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. सबसे पहले एग्स हैच होके लार्वे में डेवलप होते हैं, एग्स हैच होकर इनमें से लार्वा बाहर आएगा, फिर उसका साइज धीरे धीरे ग्रो करता है. फिर उसके बाद स्टूडेंट लार्वे जो है एक थ्रेड लाइक मटेरियल को सीक्रेट करते हैं जिसको वो अपनी बॉडी के अराउंड रैप कर लेते हैं उस थ्रेड को. ठीक है, बिफोर चेंजिंग इनटू प्यूपे, एंड इसे कहा जाता है कुकून. ऑलराइट, सो प्यूपा जो इस कुकून के अंदर बन रहा है वो धीरे धीरे एक एडल्ट सिल्क मॉथ में ट्रांसफॉर्म होगा, एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाएगा मेटामॉर्फोसिस. फिर जब सिल्क मॉथ का फॉर्मेशन हो जाता है, वो सिल्क मॉथ उस कुकून को ब्रेक करेगा. ठीक है, कैसे? वो सारी थ्रेड्स जो उसने अपनी बॉडी के अराउंड रैप करी थी उन्हें डिसॉल्व करके. ठीक है, एंड देन इट विल कम आउट एज अ ब्यूटिफुल सिल्क मॉथ. सो लेट अस फाइंड आउट द लाइफ साइकिल ऑफ मोर एनिमल. ठीक है, फ्रॉग को हमने has often been studied to understand the animal kingdom, right? So the probable reason is that it is an amphibian which can survive both on land and water. ठीक है, फ्रॉग को ऑफनली समझा जाता है. ठीक है, फ्रॉग को ज़रूर पढ़ा जाता है एनिमल किंगडम को समझने के लिए. दैट इज़ वाई, क्योंकि फ्रॉग एक एम्फीबियन है, यानी कि वो लैंड एंड वाटर दोनों पे ही सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए उसके लाइफ साइकिल को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी विल कम टू द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. सी फ्रॉग्स ऑफन लेज एग नियर द बैंक ऑफ वाटर बॉडीज. फ्रॉग्स जो है वो अपने एग्स कहाँ ले करते हैं? एक वाटर बॉडी के किनारे. ठीक है, यानी कि वो पॉन्ड या लेक, किसी भी ऐसी वाटर बॉडी के बैंक्स पर किनारे ये अपने एग्स को ले करते हैं. देन द एग्स, इफ यू टॉक अबाउट एग्स, तो एग्स किसकी तरह दिखते हैं? एक जेली लाइक सब्सटेंस की तरह दिखते हैं फ्रॉग्स के एग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है, टूवर्ड्स द एज ऑफ द पॉन्ड. अभी जो जेली लाइक सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, वो क्या हो सकता है? उस प्लांट के साथ भी अटैच हो सकता है जो कि इस वाटर बॉडी के अराउंड ही ग्रो कर रहे हैं.
दिस इज एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ एग, ठीक है। एक्चुअल में ये फ्रॉग्स के एग्स का एक क्लस्टर होता है जिसे हम स्पॉन कहते हैं। ऑलराइट, चलो। सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉग ऑल्सो, तो फ्रॉग की लाइफ साइकिल में भी हाउ मेनी 4 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले एग स्टेज होती है जो कि प्रोग्रेस करने के बाद आगे एम्ब्रियो में जाएगी, एम्ब्रियो स्टेज पे। देन टेडपोल स्टेज जिसके अंदर एक अर्ली स्टेज होती है फ्रॉग की विद अ टेल एंड नो एग्स, सॉरी नो लेग्स, ठीक है। एंड देन एक लेट स्टेज आती है जिसमें उसके हिंड लेग्स आ जाते हैं, दैट इज अ फ्रॉगलेट स्टेज। एंड देन द एडल्ट फ्रॉग स्टेज। सो सबसे पहले एक फ्रॉग के एग्स हैच होते हैं अबाउट 3 to 4 days में, वाइल टेडपोल विद टेल, उसके बाद उसमें से एक टेडपोल बाहर आता है लाइक दिस, ठीक है, अबाउट 7 to 10 days के अंदर। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देख सकते हो कि इस टेडपोल की नेक्स्ट स्टेज में इसके हिंडलेग्स दिखने शुरू होते हैं अबाउट फ्रॉम 8 to 10 weeks में। नोट दैट कि टेडपोल्स के लेग्स डेवलप होंगे स्टिल, लेकिन इनके पास अभी भी क्या होगी, टेल होगी। टेल उनको हेल्प करती है टू स्विम इन द वाटर। फिर टेडपोल्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं एंड एक लिटिल फ्रॉग की तरह दिखने लगते हैं विच इज नोन एज फ्रॉगलेट। दिस इज अ फ्रॉगलेट, ठीक है। स्टिल ये अभी भी पानी के अंदर ही सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जो ये अपने लैंड पे सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड इन द वाटर ओनली, ठीक है। फिर फ्रॉगलेट आपको कब दिखता है, अबाउट 12 weeks के अंदर। फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं ग्रो करना, धीरे धीरे उनकी जो टेल है वो कम्प्लीटली लूज हो जाती है, ठीक है। इनके लेग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं सो दैट दे कुड जंप ऑन द लैंड। ऑलराइट, चलो। आफ्टर दैट एक फ्रॉगलेट एडल्ट फ्रॉग में व्हाट वेट एक फ्रॉगलेट जो है एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है अबाउट 2 weeks के अंदर। और इस तरीके से एक फ्रॉग अपना एडल्टहुड गेन करता है अबाउट 14 weeks के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद एक फ्रॉग फुल्ली डेवलप्ड एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा जो कि लैंड एंड वाटर दोनों पे ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो दस वी हैव लर्न कि कैसे प्लांट एंड एनिमल ग्रो करते हैं एंड यंग वन से अपनी एडल्ट स्टेज तक डेवलप होते हैं। By nurturing and preserving the plants and animals and their habitats, we contribute to this flourishing living world. All right? Chalo, the chapter is completed. I hope that you must have understood about the different characteristics of a living being, and then you must have understood the life cycle of different animals on the earth. Let's meet you very soon in the next session. Till then, keep learning well, and thanks to all.